Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी इंपॉर्टेंस बताने की तो आई गेस मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब इतने इंपॉर्टेंट है तो आप एक इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं करते? लाइक का बटन दबा दीजिए, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? कर दिया लाइक, कर दिया शेयर। चल, अगर आप शेयर नहीं करते ना अपने क्लासमेट्स में, जो बिजी रहते हैं, खो जाते हैं, तो यानी आप दोस्ती नहीं निभा रहे। और दोस्ती अच्छे इंसान निभाते हैं, और आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो तो दोस्ती निभाओ ना, शेयर कर दो। अभी भी नहीं करा ना, तो मैंने मोटिवेट कर दिया है, शेयर कर दो। ठीक है, चलो पैटर्न वही रहेगा हमारा पैटर्न वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर का। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर महाजनपदास। महाजनपदास क्या थे? हमने देखा था कि जनपद कैसे इंपॉर्टेंट, क्या देखा था, जनपद, वो भी कैसे इंपॉर्टेंट जनपद, है ना, ऐसा कुछ था ना। इंपॉर्टेंट जनपदास किस में भाई कन्वर्ट हो रहे थे, है ना, किस में चेंज हो रहे थे भाई, टर्न हो रहे थे, टर्निंग इनटू वर टर्न इनटू महाजनपदास, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था कि नहीं था? आंसर देखते भाई, आंसर क्या कह रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया है। About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. ठीक है, ऐसे जनपदास कुछ important 2500 years ago, about 2500 years ago, some जनपद, भाई कुछ जनपद जो क्या बन गए थे, महाजनपद बन गए थे। वो भी कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट जनपद, सम इंपॉर्टेंट जनपद, यहाँ पे अगर सम लिख लो, वर्ड टर्न इनटू महाजनपद, वही वाली बात है जो यहाँ कह रहे भाई महाजनपद में कन्वर्ट हो गए थे। कब? 2500 ईयर्स अगो। क्लियर? तो ये क्या थे, हमारे महाजनपद। आगे बढ़े भाई, जनपद हो गया। अब आगे बढ़ते, चल। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड टू फ्रॉम राजगिरा। मगध की जो कैपिटल है वो राजगृह से कहाँ शिफ्ट हो गई थी? क्योंकि पहली हमारी जो हमने कहा था राजगृह जो थी फर्स्ट कैपिटल थी, जिसको राजगीर बोलते हैं आज के टाइम में, तो सेकंड कहाँ शिफ्ट हो गई थी? कौन सी जगह पे शिफ्ट हुई थी? सेकंड कहाँ शिफ्ट हुई थी? हमने ये भी देखा था, बताइए कहाँ शिफ्ट हुई थी सेकंड? चलो देखते हैं। हमने क्या देखा था, राजगृह से पाटलिपुत्र आ गई थी। कहाँ आ गई थी? पाटलिपुत्र आ गई थी। अच्छा, पाटलिपुत्र को प्रेजेंट डे क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे में क्या नाम से आता है? पटना, बिहार, किस नाम से आता है? ऑप्शन दे दिए, कमेंट में आप मुझे आंसर करो। तो जो कैपिटल है मगध की, पहली क्या थी? पहली थी राजगृह। सेकंड जब शिफ्ट हुई, कहाँ हुई? सेकंड शिफ्ट हुई पाटलिपुत्र में। क्लियर? जो है मगध क्या था भाई? महाजनपद। ठीक है, चलो। महाजनपद कौन बने थे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट जनपद किस में टर्न हो गए थे? महाजनपद में। कब? 2500 ईयर्स अगो। चल। Who became the rajas of जनपद? राजा कौन बनते थे? जनपद के राजा कौन बनते थे? देखिए जरा भाई, कौन बनते थे? कौन बनते थे? हमने देखा था जो बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करा जाता था। चल देखते हैं। The rajas who performed big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपद rather than janas. हमारा आंसर में क्या था? हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें था ना, जो राजा थे जो बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे, वो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था जनपद के राजा। ठीक है, रादर देन जनाज, मतलब उनको सिर्फ जना के राजा नहीं माना जाता था, जन के राजा नहीं माना जाता था, जनपद का राजा माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, रिचुअल, जिससे वो हमने देखा था ना कैसे सम मैन जो रूलर्स बने सेक्रीफाइस परफॉर्म कर करके। ठीक है, चल।
हु वॉज महापद्मनंद? महापद्मनंद कौन थे? महापद्मनंद कौन थे? ये हम जब किसी के बारे में पढ़ रहे थे तब थे ना, मगध के बारे में पढ़ रहे थे, याद करो। मगध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने महापद्मनंद के बारे में भी पढ़ा था कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है। देखते हैं आंसर। Mahapadmanand was one of the important rulers of Magad who extends his control up to the northwest part of the subcontinent. महापद्मनंद कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। किसमें? मगध के, जिन्होंने भाई अपने जो रूल को, अपने जो एम्पायर को बढ़ाया था, एक्सपांड किया था। अब भाई जो अपने एम्पायर को एक्सपांड करा यानी युद्ध करके, वॉर करके, तो कहाँ तक बढ़ा दिया था? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? Mahapadmanand was one of the important rulers of Magad who extended his control up to northwest part of the subcontinent. जिनका कंट्रोल कहाँ तक फैल गया था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट पार्ट जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ये डायमंड बन गया भाई, ये तो डायमंड बन गया। डायमंड नहीं बनाना है, इंडिया बनाना है। अब ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है। तो इस पार्ट में हम देख रहे थे ऐसे यहाँ पे फैला हुआ था मगध, तो ऐसे ऐसे और यहाँ तक फैल रहा था, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे और एक्सपांड ऐसे ऐसे कर रहा था, क्योंकि बीच का रीजन ये वेस्ट नॉर्थ आ गया ना, तो नॉर्थ वेस्ट बन गया। बना कि नहीं बना? आया समझ में? इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ आंसर? चल, वॉट वॉज द यूज ऑफ पेंटेड ग्रेवियर? ये जो पेंटेड ग्रेवियर मिले थे, इनका क्या यूज था? कुछ था ना, हमने देखा था स्पेशल। हर चीज में एक ही टर्म आ रहा था, स्पेशल। स्पेशल ओकेजन में यूज हो, चाहे स्पेशल पर्सन के लिए यूज हो, स्पेशल डिश बन रही हो, तो हमने पेंटेड ग्रेवियर का यूज देखा था। जरा देखिए भाई हमारा आंसर क्या कह रहा है। Perhaps painted graveware was used on special occasion for important people and to serve special food. जो painted graveware था, इसको हटा दो perhaps को, ठीक है, perhaps को हटा दो। जो painted graveware थे, यहाँ से लिखते हैं, was used on special occasion। भाई स्पेशल ओकेजन में यूज होता था, इंपॉर्टेंट स्पेशल पीपल के लिए, और वो भी स्पेशल फूड या डिश पर जो है सर्व की जाती थी। मैंने बताया ना कि स्पेशल टर्म आया है इसमें, हर चीज स्पेशल। पेंटेड ग्रेवियर की जहाँ बात आ जाए, आप ये सोचना स्पेशल है भाई, इसमें लोग भी स्पेशल चाहिए, इसमें फंक्शन भी स्पेशल चाहिए, ओकेजन भी, और डिश भी इसमें, फूड भी स्पेशल ही मिलता, सर्व होता था, इसमें परोसा जाता था। क्लियर? अच्छा, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, लाइक का बटन दबा दीजिए। अभी तो हमें लंबा सफ़र तय करना है, अभी तो भाई गाड़ी स्टार्ट ही हुई है वेरी शॉर्ट आंसर से, उसके बाद शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे। तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो भाई। अगर शेयर भी करना भूल गए तो मैं अभी फिर से कह रही हूँ, शेयर कर दीजिए, अभी भी वक्त है। ठीक है, मान लीजिए बात, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। What materials were used in making of the fortified walls? Walls क्या थी? मतलब जो fortified walls महाजनपद में नहीं, जब बड़े बड़ी जो भाई जनपद थे उनको क्या कवर कर रहे थे राजा? क्या कर रहे थे? कवर कर रहे थे, ताकि भाई अपना एक वो बना सके कि भाई बाउंड्री जैसा, कि इसके अंदर हमारा एरिया है, हमारे लोग हैं, हम इस पर रूल कर रहे हैं। साथ में और क्या चीज़ थी? ये भी था कि शो ऑफ भी कर रहे हैं भाई, वेल्थ भी दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने रिच हैं, है ना। और क्या था कि दूसरा राजा कोई अटैक ना करे, तो वो रीज़न भी था। तो क्या बनाते थे? वॉल्स बनाते थे। वॉल्स किन से बनी होती थी? हमने देखा था जैसे ब्रिक्स की थी, स्टोन की भी थी, वुड्स की भी थी, इन टाइप की चीजों से क्या वॉल्स बनती थी। जरा देखिए हमारा आंसर क्या कह रहा है। मटेरियल यूज इन मेकिंग ऑफ द फोर्टिफाइड वॉल्स वर स्टोन्स, ब्रिक्स, वुड्स। भाई जो मटेरियल से कौन से बता रहे हैं? स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया और वुड हो गया। ये मटेरियल यूज होते थे हमारे वॉल्स को बनाने में। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो। Why did अजातशत्रु send his minister to the बुद्ध? जो अजातशत्रु थे उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुद्ध के पास क्यों भेजा था? कुछ हमने देखा था कि वो क्या चाह रहे थे, एक जगह है, एक महाजनपद है वज्जी, उसको क्या करना चाह रहे थे भाई? वहाँ पे अटैक करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को क्या, कुछ ओपिनियन लेने के लिए, कुछ आइडियाज लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। जरा देखें हमारा आंसर क्या कह रहे हैं। Ajatasattu wanted to attack the Vajjis, so he sent his minister to the Buddha to get his advice on the matter. है ना, वही मैंने कहा कि ये क्या चाह रहे थे अजातशत्रु? अटैक करना चाह रहे थे। किस पे? वज्जी महाजनपद पे अटैक करना चाह रहे थे। तो भाई उन्होंने किसको भेजा? अपने मिनिस्टर को भेजा बुद्ध के पास कि आप क्या करो, जाओ उनसे मिलो और उनसे इस मैटर पे,
इस मैटर से रिलेटेड एडवाइस लेकर आओ। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े। चल, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गना और संघ? गना और संघ की असेंबलीज में कौन थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? याद करो, हमने पढ़ा था। कौन थे? 3 लोग थे ना? कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन से थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? हमने देखा था वुमेन थी, है ना, वुमेन थी, और कौन था? कमकार्स थे और दास, है ना, दासस जिनको बोलते थे। देखते हैं हमारा आंसर। Women, dasas and kamakars could not participate in the assemblies of Gana और संघ। भाई ये जो 3 लोग थे, कैटेगरी थी, ये असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। किस बात की असेंबली होती थी? राजाज मिलते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। ठीक है, कोई भी इशू हो गया डेवलपमेंट से रिलेटेड, वॉर वगैरह से रिलेटेड, डिस्कशन डिबेट होता था। तो उन्हीं असेंबलीज में वुमेन, दास और कामकार्स को भाई एंट्री नहीं थी, वो नहीं जा सकते थे। ठीक है, चल। When Ajatasattu wanted to attack the Vajjis, whom did he send to seek the advice of the Buddha? जब अजातशत्रु क्या चाह रहे थे? वज्जी पे अटैक करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को भेजा था, अपने मिनिस्टर को भेजा था ना बुद्ध के पास, कि जाइए आप एडवाइस लेकर आइए इस मैटर पे, तो वो कुछ आइडिया दे तो हम उसके अकॉर्डिंग भाई चीजें करें। तो कौन सा मिनिस्टर था? उनका नाम क्या था? क्या नाम था वो मिनिस्टर का? याद करो, वो मिनिस्टर का क्या नाम था? वसाकारा। देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है भाई, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही। अजातशत्रु सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकारा टू बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन दी मैटर। किसको भेजा था भाई? ये जो नेम है वसाकारा, इनके मिनिस्टर है। जाइए, मैं वज्जी पे अटैक करने वाला हूं, तो आप जरा बुद्ध से मिलिए, उनसे एडवाइस लीजिए भाई वो क्या कहते हैं इस मैटर के बारे में। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ जाए भाई। चल, What were the 2 major changes in agriculture that occurred at the time of महाजनपद? महाजनपद के टाइम पे एग्रीकल्चर में 2 टाइप के चेंज हुए थे, 2 टाइप के चेंजेस हुए थे। हमने देखा था कुछ फ्लक्स शेयर का यूज हुआ था, आयरन फ्लक्स शेयर का, है ना, ऐसा कुछ देखा था। चलो, हमारा आंसर क्या है? The 2 major changes were, जो 2 मेजर चेंजेस थे वो क्या थे? One was growing use of iron flux shears instead of wooden flux shears so that more grain could be produced, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर सके और मिट्टी को खोदने में भी आसानी हो, जैसे कुछ हार्ड मिट्टी होती है इसके लिए भी। तो पहले क्या, वुड के, लकड़ी के जो है हल यूज़ होते थे, बेसिकली फ्लाउक्स मतलब क्या होता है, हल होते हैं, तो अब लोहे के यूज़ होने लग गए थे। ठीक है, पहला चेंज ये देखा था। सेकेंड, instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. People began transplanting paddy, which led to increase in production. अब जैसे होता ना, बीज को ऐसे क्या करने की बजाय ऐसे कि भाई स्प्रिंकल कर दिया, ऐसे ऐसे डाल दिया कि ये बीज है, ये ऐसे 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 डालने की बजाय क्या शुरू कर दिया था? सेकेंड, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स भाई स्प्राउट होते थे, फिर धीरे धीरे प्लांट स्प्राउट होते थे, उन्होंने सैपलिंग स्टार्ट कर दी। सैपलिंग स्टार्ट हुई फील्ड्स में, और इसके बाद पीपल ने क्या करा? ट्रांसप्लांट करना शुरू करा पैडी। पैडी क्या होती है? क्रॉप होती है। पैडी हार्डी क्रॉप देखिए ना, वो होती है जिसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स होगी, तो उन्हें सैपलिंग स्टार्ट करी थी। पहले स्प्रिंकलिंग करते थे, ऐसा नहीं था, अब सैपलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये 2 मेजर चेंजेस थे। आया समझ में? आयरन फ्लक्स शेयर का यूज़ होने लग गया था। सेकेंड, किसका यूज़ होने लग गया था? सैपलिंग करने लग गए थे। ठीक है, ओके। हाउ वॉज द वन सिस्टम जस्टिफाइड बाय द प्रीस्ट? भाई जो वन सिस्टम था, प्रीस्ट ने कैसे जस्टिफाई किया था? जो वन सिस्टम था, प्रीस्ट ने कैसे जस्टिफाई करा था? भाई हम देखते थे ना कि 4 सिस्टम बनाए थे, उसमें से ऐसा कुछ था कि कहा जाता था कि जो शूद्र, जो छोटी कास्ट के अनटचेबल, इस टाइप का माना जाता था उनका। ज़रा देखें, क्योंकि ये भी देखा था हमने, तभी तो उनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। उनको ये काम था कि आप इनके स्लेव रहिए, उनको कहीं भी रिचुअल में इंक्लूड नहीं किया जाता था। इस तरीके से देखते हैं, डिटेल में थोड़ा देखते हैं। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इन 4 ग्रुप्स और वर्ण। जो प्रीस्ट थे उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड करा था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, इस तरीके के भाई कैटेगरीज में डिवाइड करा था। दे सेड दैट द ग्रुप्स इन द सोसाइटी वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उनका मानना था कि बर्थ के बेसिस पे भाई क्या होगा, सोसाइटी को क्या करेंगे,
जन्म के बेसिस पे बर्थ को बांटा, मतलब जन्म के बेसिस में वर्ण को बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर और मदर ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बनेगा, ठीक है। सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। बाद में उन्होंने क्या कर दिया कि किसी जो बात की जो कैटेगरी को उनको क्या मान लिया गया, छुआछूत, मतलब कि छुआछूत मतलब इनको नहीं छुएंगे, अछूते लोग, बेसिकली अनटचेबल, है ना। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, इस तरीके से। These included some craftsperson, hunters and gatherers, as well as people who help perform burials and cremations. The priest said that contact with these groups was polluting. उनका मानना था कि भाई इन लोगों से, इन ग्रुप के कांटेक्ट में आएंगे ना तो क्या होगा भाई, हम अछूते हो जाएंगे। तो हंटर गैदरर्स हो गए, है ना, और कौन से पीपल हो गए भाई, जो परफॉर्म करते थे बरियल, जो लाश वगैरह को दफनाने का काम है ना, जो भी रिचुअल, जो भी कैसी रिचुअल, बरियल से रिलेटेड रिचुअल, है ना, जब किसी की मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो जो भी करते ना दफनाने की विधि, जो भी सारी चीज़ें जो करते, तो उनको अनछुआ, मतलब ऐसा मानते थे कि इनसे दूर रहिए, इनको छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तभी तो इन्होंने ही 4 वर्ण सिस्टम बांटे हुए थे। देखा नहीं था शूद्र को क्या कहा गया था कि ये हम बाकी 3 को वो सर्व करेंगे, इनको मतलब वो माना जाता था, बहुत ही छोटी कैटेगरी का, कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता था, दास माना जाता था, ठीक है। चलो, What were the characteristics of the earthen pots used by the people of जनपद? हमने अर्दन पॉट देखे थे, जो जनपद महाजनपद बने थे उसमें हमने अर्दन पॉट देखे थे, तो भाई उनका क्या खास यूज था, उनके क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे, देखते हैं। The characteristics of the earthen pots are, in जनपद people made earthen pots, some of these were grey in color and others were red. जनपद में क्या होता था, पीपल क्या करते थे भाई, अर्दन पॉट बनाते थे, कैसे रहते थे वो, कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे। कैसे थे, कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे। One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware, and such pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. हमने देखा था ना, क्या मिला था हमें पेंटेड ग्रेवेयर मिला था जिसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन थी, काफ़ी स्मूथ, उसको टच करने में काफ़ी स्मूथ उसका सरफेस था, बहुत ही फाइन था। ये भी देखा था कि वो स्पेशल ओकेजन, स्पेशल पर्सन, स्पेशल भाई माहौल पे यूज़ किया जाता है, स्पेशल डिश उसमें सर्व की जाती है, ऐसा हमने कुछ देखा था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसी टाइप की ऐसी पॉटरी मिली थी। एक तो कैसी थी, ग्रे रेड कलर में मिलती थी, फिर हमें ऐसी पॉटरी मिली थी जो हैंडमेड थी। कैसी थी, जिसमें हैंडमेड पेंटेड डिज़ाइन थी, हाथ से डिज़ाइन किया हुआ था, और सिंपल ही लाइन्स बनी थी ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। हमने उसकी इमेज भी देखी थी जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Why was the capital city of महाजनपद fortified? क्यों ये जो कैपिटल सिटी थी महाजनपद की, इनको फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब इनमें किलाबंदी की जाती थी, है ना, कवर किया जाता था। क्या रीज़न था? हमने देखा था कि भाई कोई राजा अटैक ना कर ले, कोई भी एकदम से अटैक ना करे, तो बेसिकली बाउंड्री वॉल जैसी बनी रहेगी। सेकंड देखा था कि वेल्थ वगैरह दिखाने के लिए, कि देखो हमारे पास रिसोर्सेज है, वेल्थ है, पैसा है ना, अच्छा दिखाने के लिए। थर्ड ये था कि भाई हमारा एरिया है, हमारी बाउंड्री इस तरीके से, तो हमारा मतलब हमारे लोग हैं तो वो विद इन द बाउंड्री रहे। The capital city of Mahajanpadas was fortified because most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified, which means that huge walls of wood, brick and stone were built around them. वॉल कैसी बनी हुई थी? वॉल काई से बनी हुई थी? अभी हमने पढ़ा था ना, जो ह्यूज वॉल्स थी, बड़ी बड़ी वॉल्स थी, वो उन्होंने कवर करके रखा था किले को, एरिया को, ठीक है। किससे बनी हुई थी? लकड़ी से, ईंटों से और पत्थर से, वुड, ब्रिक और स्टोन। Some rulers wanted to show their wealth and strength by building huge impressive walls. अब जो कुछ रूलर्स थे वो क्या चाहते थे? दिखाना कि देखो कितनी बड़ी बड़ी हमने अब दीवारें बना रखी है ना, ये हमारा एरिया है, इतने खूबसूरत सी दीवारें बना रखी है, बड़ी ऐसी हमने, तो शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए। तो कुछ रूलर्स wanted to show their wealth and strength by building huge impressive walls. वो दिखाते थे भाई कि देखो हमारा पैसा देखो, हमारा वेल्थ देखो, ठीक है, हमारे स्ट्रेंथ देखो, कितने हम पावरफुल है जो हम इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं। आया समझ में? Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and they needed protection. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन आंसर देखने से पहले कि क्यों भी बनाया जाता था, मेन रीजन ये भी था कि दूसरे राजा अटैक करेंगे, भाई अटैक करेंगे तो बाउंड्री रहेगी, तो एक थोड़ा सा इजी पड़ेगा ना, बैरियर आएगा, एकदम से बैरियर को कोई क्रॉस तो कर नहीं पाएगा, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। हमारे घरों में क्या रहती है? बाउंड्री वॉल रहती है। अदरवाइज हम मेन गेट जैसे हो तो डायरेक्टली बाहर सड़क पे हो तो हमें लगेगा ना, कोई भी तो हमें अजीब लगता है, हमें लगता है भाई पोर्च एरिया है भाई,
आगे का एरिया है आंगन जैसा जिसको बोलते हैं, वॉल बनी है ना, वो बना हुआ रहता है, बाउंड्रीज, तो हमें थोड़ा कवर्ड लगता है, अच्छा लगता है कि एकदम से कोई अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसे ही भाई यहाँ पे कवर करके रखते थे कि एकदम से कोई राजा दूसरा राजा अटैक ना करे, अंदर ना आए, तो हमारी आर्मी, हमारी पब्लिक, हमारी जनता हमारे लिए भाई खतरे की मतलब खतरा ना हो, तो बेसिकली कवर करके रखते थे। तो एक रीजन ये भी था। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड दे नीडेड प्रोटेक्शन। भाई उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ऑब्वियसली दूसरे राजा अटैक कर सकते हैं, भाई लालच रहते हैं कि एक दूसरे का राज हथियाओ, है ना। The king could easily control the land and people inside the fortified area. अब fortified area है, पता है भाई ये बाउंड्री बनी है, वॉल बनी है, ये मेरा एरिया है, तो इजी रहता था कंट्रोल करना, जो पब्लिक है, जनता है, उनको कुछ भी रूल्स या एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, कुछ भी ऐसा फॉर्म बनाना, तो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने में आसान रहता है कि भाई ये मेरा एरिया। आया समझ में। अदरवाइज कोई वॉल कुछ ऐसे बाउंड्री नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ तक भाई हमारा एरिया है, लोग को भी समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें भी पता रहेगा भाई इतनी सीमा हमारी है, ठीक है। आया समझ में। क्या बोल रहे हैं भाई, महाजनपद में वॉल्स क्यों बनाई जाती थी? अटैक से बचने के लिए, दूसरे राजा के, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, और भाई वेल्थ वगैरह दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ठीक है। चल अच्छा 13 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, अगर भूल गए हो तो फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। Who were the most powerful rulers of मगध? मगध के पावरफुल रूलर्स कौन कौन थे? हमने 2-3 नाम देखे थे ना, कौन से देखे थे पावरफुल नेम? हमने देखा था बिंबिसार देखा था, अजातशत्रु देखा था, बिंबिसार देखा था, अजातशत्रु देखा था, और कौन सा देखा था हमने? महापद्मनंदा। देखते। The most powerful rulers of Magadha were Bimbisar and Ajatasattu were two very powerful rulers who used all possible means to conquer other महाजनपद। भाई जो क्या करते थे, पूरे पॉसिबल मीन्स यूज करते थे भाई क्या करने के लिए, कंक्वायर करने के लिए जनपद को, है ना। अदर जनपद तो थे, पूरी कोशिश करते थे कि क्या ज्यादा से ज्यादा हम एरिया आती हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एरिया को कंक्वायर करें, ठीक है। तभी तो मगध क्या था, एक बहुत ही फ्लोरिश और बहुत ही बड़ा एम्पायर था। Mahapadmananda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. महापद्मनंद उसने क्या करा था भाई, उनका एरिया इस तरफ था, तो धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे, लड़ते लड़ते दूसरे राज्य को हथियाते हथियाते, जीतते जीतते सारे किंगडम्स को अच्छा खासा बड़ा एम्पायर बना रखा था। तो महापद्मनंद ने क्या करा था, वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने अपनी सीमा को, मतलब कह लीजिए अपने कंट्रोल को और ज्यादा, अपने एरिया को एक्सटेंड करा था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। कौन है मोस्ट पावरफुल रूलर? बिंबिसार, अजातशत्रु, वैसे तो अजातशत्रु नेम है बट बुक में अजातशत्रु है, और महापद्मनंद। क्लियर? चल, What do the archaeological excavation tell about the जनपद सेटलमेंट? जनपद में कुछ सेटलमेंट मिले थे, जैसे हमें मेरठ में हस्तिनापुर मिला था, पुराना किला मिला था, अतरंजी खेरा मिला था, ईटा का कुछ मिला था ना हमें, इस तरीके के सेटलमेंट्स देखते हैं। Archaeologists have excavated a number of settlement in Janpath such as पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर नियर मेरठ में, अतरंजी खेरा नियर इटा, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये दोनों जो है लास्ट के उत्तर प्रदेश में आते हैं। Archaeologists found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर, हमने देखा था ना कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब भाई जांच परखा, उनका तो काम ही यही था, क्यूरियस रहते थे, पता करना है, पता करना है, पता करना है, पता करा तो पता करके पता चला ये सेटलमेंट के बारे में। साथ में देखा कि जो लोग थे हट्स में रहते थे, कैटल वगैरह रेयर करते थे, और साथ में अदर एनिमल्स को भी पालन पोषण करते थे, भाई पालते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत टाइप्स की क्रॉप्स भी ग्रू करते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सिसमे एंड मस्टर्ड, ये सब हमने देखा था। आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें मिली थी भाई, यहाँ पे सेटलमेंट में बहुत सी चीज़ें मिली थी, जैसे पुराना किला मिला था दिल्ली का, हस्तिनापुर मेरठ के पास मिला था, अतरंजी खेरा जो है इटा के पास मिला था। हमने देखा था घर भी थे, हट भी थे, बेसिकली लोग कैटल पालते थे, कैटल में गाय भैंस वगैरह आ जाती है। उसके बाद साथ में अदर एनिमल्स को भी रेयर करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। बहुत सारी जो है ग्रेन्स भी ग्रो करी जाती थी, क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती थी, जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्स, शुगर केन, सिसमे और मस्टर्ड। क्लियर भाई? आगे बढ़े। चल, व्हाट वाज द टैक्स सिस्टम ऑफ द महाजनपद? टैक्स लगाते थे ना,
महाजनपद के टाइम में हमने देखा था टैक्स लगाते, टैक्स क्यों लगाते थे? अब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, इतना ज़्यादा आप भाई आर्मीज रख रहे हो, तो खर्चा चलाने के लिए, खर्चा निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। कहाँ से? अपने पॉकेट से तो देंगे नहीं राजा, या फ्री में तो भाई कहीं से पेड़ में तो पैसे उग नहीं रहे, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो कैसे मिलेगी? टैक्स के फॉर्म में टैक्स लगाया जाता था। हमने देखा था ना बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे, अब जब बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं वुड की, ब्रिक की, स्टोन की, तो बड़ी बड़ी दीवारों के लिए मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी भाई पैसा चाहिए, वहां पे काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए, लोग भी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए। अब मजदूर चाहिए तो मजदूरों को भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? पैसा आएगा कहाँ से? आर्मीज भी मेंटेन करनी है। जब आप भाई इंपॉर्टेंट जनपद हो, महाजनपद आप बन चुके हो, एक आपकी भाई क्लास है, लेवल है बेसिकली, तो आप की आर्मी भी अच्छी खासी बड़ी हो। अब आर्मी आप जब बड़ी रखेंगे तो आर्मी रखने के लिए खर्चा भी तो चाहिए ना। फ्री में थोड़ी कोई राजा को प्रोटेक्ट करेगा अपनी जान का खतरा उठा के, है ना? भाई मैं तो ना करूं, आप करोगे क्या? कोई भी नहीं करेगा। तो पेमेंट चाहिए ना, सैलरी चाहिए बेसिकली। तो कहां से आएगी ये सब खर्चा? कहां से निकलेगा? टैक्स आएगा, उसके थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो क्या टैक्स सिस्टम था देखते हैं। As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. मैंने जैसे ही बताया क्या था, बड़े बड़े भाई किले बना रहे थे, किला बंदी कर रहे थे, बड़े बड़े महल किले बना रहे थे और उनको कवर कर रहे थे अपने एरिया को। अच्छी खासी बड़ी आर्मी भी थी, तो रिसोर्सेज चाहिए थी ना, चाहिए रहती ना। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस। अब क्या था, उनको ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ती थी भाई, जो उनके अंडर काम करेंगे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती थी। So, instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes. पहले क्या होता था ना, जैसे किसी ने गिफ्ट ला के दे दिया राजा को, कुछ उपहार में दे दिया, तो उससे काम चल गया। किसी ने भाई कुछ अनाज दान में दे दिया, कैटल दान में दे दी, लैंड दे दिया, कुछ भी, मतलब जिस भी टाइप के गिफ्ट से, मतलब पर वो ऐसा था ना कि ओकेजनल बेसिस में मिल रहे। रेगुलर तो कमाई चाहिए थी, रेगुलर तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए थी। हम बोलते ना कि ऐसी जॉब किस काम की जो कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, एक परमानेंट करो भाई ताकि अर्निंग आए, भले ही कम आए ज़्यादा आए, ऐसा आपने सुना होगा। ये कभी कभार से अच्छा हमेशा का कुछ बना के रखो भाई, एक परमानेंट स्टेबिलिटी बना के रखो। तो ऐसी स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब ये कभी कभार के गिफ्ट से काम नहीं चल पा रहा था भाई, खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो टैक्स लगा देते हैं। क्या करेंगे? टैक्स लगा देते। टैक्स किन किन चीज़ों में लगाया था? क्रॉप्स में लगाया था। अगर कोई अनाज उगा रहा है, फसलें वगैरह लगा रहा है, तो उसमें टैक्स ऑन क्राफ्ट्स पर्सन, भाई जो क्राफ्टिंग वगैरह का काम करते, शिल्पकार इस टाइप के होते हैं, उनके कामों में उनको टैक्स लगा दिया, वो टैक्स देंगे। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब हर्डर्स कौन होते हैं? जो एनिमल पालने का काम करते हैं, पशु पालन का काम करते हैं। वो कैसे टैक्स देते थे? वो जैसे एनिमल के फॉर्म में टैक्स देंगे। मतलब मैं भाई गाय भैंस वगैरह पाल रही हूँ, तो मैंने गाय दे दी कि ये लो मेरे तरफ से गाय है, टैक्स के फॉर्म में। या एनिमल प्रोड्यूस मतलब जैसे गाय का दूध निकलता है, तो मैंने दूध के फॉर्म में दे दिया कि ये है टैक्स। ठीक है। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। अब जैसे ट्रेड होता है, ट्रेड में क्या होता है भाई, बाइंग एंड सेल चलता है भाई, गुड्स को खरीदना बेचना चलता है ना। तो टैक्स जो है गुड्स के फॉर्म में दे दिया जाता था ट्रेड में। वैसे कोई ट्रेड कर रहा है तो कुछ भी सामान ऐसे गुड्स दे दिया। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइडेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब जो हंटर्स एंड गैदरर्स है, हैड टू प्रोवाइड, इसको हटाओ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर एंड गैदर क्या करते थे भाई? हंटर का काम क्या है? शिकारी का काम क्या है? जंगल में ही घूमेगा ना। गैदर क्या है भाई? जो भी फॉरेस्ट से फल, फ्रूट, श्रब्स, हर्ब्स, जो भी मेडिसिनल चीजें मिल रही हैं, रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें खाने पीने की मिल रही है अगर, तो यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो गैदर करते थे उसके फॉर्म में टैक्स देते थे कि भाई देखिए हमें तो ये फ्रूट्स मिले हैं, तो ये लीजिए, ये हमारा टैक्स है। अब हंटर्स क्या करते हैं भाई? शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, फिर उनका मीट खाते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो वो दे दिया। तो इस तरीके से ये लोग टैक्स पे करते थे। तो बस टैक्स चाहिए रहता था, टैक्स चाहिए ना, किसी भी फॉर्म में मिले टैक्स चाहिए ताकि भाई काम हो सके। फिर उसका राजा जो भी उसके जो भी ऑफिशियल से मेंटेन करे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मतलब ऐसे टैक्स लगाया गया था। फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टैक्स क्यों लेते थे? क्योंकि आर्मीज मेंटेन करनी रहती थी ना, फोर्स बनाने रहते थे। अब जब इतना कुछ करना है तो चाहिए भाई कुछ ना कुछ। कहाँ से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा। टैक्स जैसे क्रॉप्स पे लग गया, क्राफ्ट्स पर्सन पे लग गया, हर्डर्स पे लग गया। पर हर्डर्स कैसे पे कर रहे हैं? कुछ भी, जैसे एनिमल को देखे या एनिमल प्रोड्यूस को देखे, जैसे मैंने बताया गाय दे दी, भैंस दे दी, या उनका दूध दे दिया, है ना। टैक्स ऑन गुड थ्रू ट्रेड।
ट्रेड कर रहे हैं, कोई व्यापारी तो उसने कुछ गुड्स दे दिए। हंटर्स और गैदरर्स क्या कर रहे हैं, जो भी जंगल में घूमते हैं, भाई इनका तो मेन जो है जिंदगी जंगल से रिलेट करके चलती है, जंगल ही इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शिकार करेंगे या जो भी प्रोड्यूस मिलेगा जंगल से मिलेगा, तो कुछ भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देते थे टैक्स के फॉर्म में। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई। चलो, डिस्कस द वर्ण सिस्टम विच वॉज मेड बाय द प्रीस्ट। वर्ण सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोला था आपसे कि बहुत बार आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, शूद्र लास्ट में आएगा, वैश्य पहले आएगा, ठीक है। प्रीस्ट क्या करते हैं भाई, जो ब्राह्मण है उनका क्या काम था, ब्राह्मण का काम था भाई पूजा वूजा कराना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कराना, है ना, वेद को पढ़ना, वेद को सिखाना। क्षत्रिय का काम क्या था भाई, जो राजा महाराजा रहते हैं, राजा महाराजा क्या करते हैं, बैटल फील्ड में युद्ध करते हैं भाई, वॉर करते हैं, है ना, अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, जनता को प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्षत्रिय होते हैं। फिर थे वैश्य। वैश्य समाज में कौन कौन आते हैं, फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, हर्डर्स हो गए जो एनिमल को पालते हैं, ये सब हमने देखे थे। ट्रेडर्स भी हो गए, व्यापारी भी आ जाते हैं। लास्ट जो शूद्र है, जिनको भाई स्लेव बना के रखा जाता था, जिनका काम था ये जो तीनों कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सॉरी, इन तीनों के अंडर सर्व करना, है ना, इनके अंडर काम करना, स्लेवरी का काम बेसिकली, दास के फॉर्म में। तो इनको छुआछूत भी बहुत होती थी इनके साथ, है ना, इनको भाई किसी भी रिचुअल में इंक्लूड नहीं किया जाता था, मतलब इनको ऐसा माना जाता था कि नहीं, बहुत ही लोअर क्लास, इनके साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था इनके साथ, ठीक है। तो चलो वो तो बात की बात है, हमारा जो वर्ण सिस्टम है उसको एक बार हम आंसर में देखते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अब जरा आंसर भी देख लेते हैं। चलो, द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इन 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण, ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसको क्या बोलते हैं, वर्ण सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ईच वन हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, हर वर्ण का अपना अपना एक काम अलॉटेड है, जैसे मैंने बताया ना, ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, ऐसे ही सबको अपना अपना काम अलॉटेड है। मतलब कोई अगर वैश्य समाज का होगा तो ऐसा रूल बना था कि वो पूजा वूजा नहीं कराएगा, कि उसको बोल दिया आप पूजा कराइए, या कोई ब्राह्मण है तो उसको बोलेंगे जाइए आप एनिमल पालिए, जाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। या ब्राह्मण को बोलेंगे जाइए आप युद्ध क्षेत्र में जाइए और जाके भाई युद्ध लड़िए, है ना, ऐसा कुछ नहीं था, सबको अपना अपना काम अलॉटेड था, ऐसा सिस्टम था। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth। भाई पंडित लोग ये भी कहते थे कि ये बर्थ से डिसाइडेड है, जिसका जहाँ जन्म हुआ वो वहीं का रह गया, है ना, अगर ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म हुआ ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय के घर में जिसका जन्म हुआ वो क्षत्रिय ही रहेगा, मतलब अगर उनको कोई और कुछ करना हो तो नहीं। अगर मानो हो सकता है ना, ऐसा कोई लिख के भेज रहा है क्या कि जो जहाँ हुआ उसके मन में भी वही होगा, माइंड में कुछ भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि अगर कोई सीए है तो सीए का बेटा सीए ही बनेगा, हो सकता है उसको एक्टर बनना हो, उसमें टैलेंट हो, कोई क्या लिख के भेज रहा है क्या कि बिल्कुल नहीं, सीए का बेटा सीए ही बनेगा, गॉड ने ऐसे लिख दिया, लिस्ट बना दी, टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा या बेटी टीचर ही बनेगी, नहीं भाई, सिंगर भी बन सकती है ना, ठीक है। बट इन्होंने बर्थ से डिसाइड किया था कि नहीं ऐसा है तो ऐसे, ये सोच भी मत लेना कहीं और जाने की, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। द फर्स्ट वर्ण वॉज ब्राह्मण, पहला वर्ण कौन सा था भाई, ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, प्रीस्ट। Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts। इनका काम क्या था, मैंने जैसे कि आपको बताया, वेद वगैरह को टीच करना, जैसे ऋग्वेद हमने देखा था ना इससे पहले के चैप्टर में, वैदिक सिस्टम में कैसे ऋग्वेद को पढ़ना ये ब्राह्मण्स को अलॉटेड था, तो वेद को पढ़ना, परफॉर्म करना, सेक्रीफाइस, वेद को मतलब पढ़ाना, और सेक्रीफाइस यही रिचुअल्स, जैसे हमने अश्वमेध यज्ञ देखा था ना कि राजा को करवाना है, तो भाई कौन कर रहा है, ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण जब ये काम कर रहे हैं तो इनको रिटर्न में क्या मिल रहा है, इनको गिफ्ट्स मिलते थे, उपहार मिलते थे। आज भी हम कथा वगैरह पूजा कराते हैं तो हम देते हैं ना उनको, फल फ्रूट देंगे, पैसे देंगे, कपड़े गिफ्ट करेंगे, देखा होगा हिंदू फैमिलीज में, तो ठीक है। तो भाई ये गिफ्ट्स को रिसीव करना। अब सेकेंड वर्ण जो क्षत्रिय का था, देयर वर रूलर्स ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय, वो बस रूलर्स, जो राज करना जिनका काम था, प्रोटेक्ट करना जिनका काम था, युद्ध लड़ना जिनका काम था, वॉर लड़ना जिनका काम था, क्षत्रिय बोलते थे उनको। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, जिनका काम क्या था, आपको भाई बैटल लड़ना है, बैटल फील्ड में रहना है, आपको लड़ना है भाई, ठीक है, और अपनों को, अपने लोगों को, पीपल को, जनता को प्रोटेक्ट करने का काम है, उनको बचाने का काम है भाई। अगर कोई अटैक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको बचाने का, उनके अगेंस्ट भाई आपको अगर लग रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करना, लड़ना, चाहे अब आपकी जान भी चली जाए, डजेंट मैटर, आपको काम अलॉटेड है। तो ये क्षत्रिय ग्रुप को ये काम अलॉटेड था, जो नॉर्मली राजा महाराजा होते थे, ठीक है। चलो,
द थर्ड वन वॉज वैश्याज और विश, थर्ड जो थे वो वैश्य और विश बोलते थे जिनको, वैश्य समाज और विश भी बोला जाता था इनको। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, भाई जो किसान हो गए, हर्डर्स जो एनिमल्स को पालते हैं, ट्रेडर्स जो भाई गुड्स को सेल और बाय करने का काम करते हैं, दैट मीन्स व्यापारी। बोथ द क्षत्रियज एंड द वैश्यस कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, बट जो क्षत्रिय और वैश्य थे ये लोग सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। क्यों, हमने देखा था ना जब हम अश्वमेध यज्ञ का पढ़ रहे थे, सेक्रीफाइस परफॉर्म हो रहा था तो पंडित तो थे, क्योंकि पंडित पूजा करा रहे थे, पंडितों को गिफ्ट भी मिल रहा था, और राजा तो खुद क्षत्रिय, तो राजा तो था ही, सेक्रीफाइस परफॉर्म करा था। हमने ये देखा था वैश्य और विश भी आ रहे थे, वो लोग भी थे, वो लोग गिफ्ट्स ला रहे थे, है ना, उनको कहा जाता था भाई आप गिफ्ट्स लेकर आइए। बट जो शूद्र थे उनको एक्सक्लूड करके रखा था रिचुअल से कि नहीं आप नहीं आ सकते, वैसे उनको अनटचेबल मानते थे, बहुत लोअर मतलब उनको माना जाता था, अपने आसपास भी नहीं भटकने देते थे, ठीक है, आया समझ में। द शूद्रस वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, और शूद्र का काम क्या था कि जो अदर 3 ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके अंडर काम करना, भाई इनके अंडर दास वगैरह बन के बेचारे रहते थे। तभी इनके साथ गलत तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता था। कहते हैं कि जो वैदिक जो वर्ण सिस्टम है ना, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ये जो प्रॉब्लम हुई थी ना, इसी कारण जो काफ़ी लोगों ने ना बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग इसीलिए ही हुए थे, क्योंकि जो वर्ण सिस्टम था ना बहुत मतलब इनमें डोमिनेट कौन करे थे, जो पंडित ब्राह्मण लोग थे ना बहुत डोमिनेट करते थे, बहुत अत्याचार करते थे, मतलब छुआछूत नहीं, आप यहाँ नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसा करते हुए। तो काफ़ी लोगों ने इसीलिए जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था कि वहाँ पे सबको एक समझा जाता है। अब यहाँ पे तो औरतों को कहीं नहीं परफॉर्म करने दे रहे, औरतों को नहीं जाने दे रहे, औरतों को कुछ नहीं करने दे रहे, और जो बेचारे छोटी कास्ट के मतलब जो शूद्र हैं उनको तो वैसे ही कुछ नहीं करने दे रहे। तो ये सबसे परेशान होकर यहाँ पे जो इनइक्वालिटी चल रही थी कि भाई अनइक्वल माना जा रहा है ना, सबको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो काफ़ी लोगों ने भाई बुद्ध धर्म इसलिए भी अपनाया था। चलो वो तो हम देखेंगे बाद में, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अच्छी तो उसके कैसे नुकसान पहले के ज़माने में झेले गए, ठीक है। आज तो इक्वालिटी भाई, आज तो सब कोई इक्वल है, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े, चल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अभी अश्वमेध क्या था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, अश्वमेध क्या था। अश्व संस्कृत पढ़ते हो, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा होता है ना, गधा तो नहीं होता, बैल तो नहीं होता, तो ये था क्या अश्वमेध, जरा देखें भाई क्या था। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल, भाई अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस कहा जाता था, जिसको राजा महाराजा परफॉर्म कराते थे। बहुत अच्छे से हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है चैप्टर में। अच्छा, जो सेशन में था उसको तो पता ही होगा, वो समझ गया होगा कि इसके आगे अब कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हम समझ गए। जो नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लीजिए, जहाँ समझने का मौका मिले, ज्ञान लेने का, नॉलेज लेने का मौका मिले, छोड़ना नहीं चाहिए, नॉलेज ले लेना चाहिए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आता ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, अश्वमेध में भाई घोड़ा, राजा है, मैं राजा हूँ, चलो मैं रानी तो नहीं बनूंगी, मैं राजा बन जाती हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब मुझे चाहती हूँ कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर बढ़ाऊँ, तो मैं कैसे बढ़ाऊँ। अब मैं क्या करूँगी, घोड़ा दौड़ा दूंगी, घोड़े को बोल दूंगी जाए जा, जहाँ जाते को जाना है तू दौड़ के आ, जाओ जहाँ मर्जी घूम कर आओ, आज़ादी तुम्हें। बट ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि घोड़े में कोई चिप सिस्टम या GPS तो है नहीं कि मैंने ट्रैक कर लिया कि मेरा घोड़ा वज्जी पहुंच गया, मेरा घोड़ा मगध पहुंच गया, मेरा घोड़ा उज्जैन पहुंच गया, है ना, ऐसा तो मैं पता नहीं कर सकती। जो लोग हैं मेरे अंडर जो काम करते हैं, मेरे सैनिक, उनको बोलूंगी जाओ भाई घोड़े को फॉलो करो, बस घोड़े की मर्जी जहां वो जाना चाहे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय राजाज मैन। क्या कहा जाता था भाई घोड़े को, आप बिल्कुल खुल के घूम कर आइए, जाइए जाइए, आपको आज़ादी है, जाओ घूम कर आओ, जाओ जहाँ जाना है जाओ, बढ़िया हमारी सीमा को फैलाओ, खूब फैलाओ हमारी बाउंड्रीज को, हमें खूब अच्छा खासा राज्य को बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, जाइए। और राजा के जो साथ के लोग हैं, जो मैंने मतलब जो सैनिक है, उनको भी भेज दिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया भाई पता होना चाहिए ना घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है, वरना थोड़ी कि भाई कैमरा लगा, कैमरे से राजा बैठ के यूँ CCTV फुटेज में देख रहा है कि वो देखा ट्रैक हुआ मेरा घोड़ा दौड़ते हुए, सिग्नल को क्रॉस करा, न तालाब को क्रॉस करा, नहीं दिखता, ऐसा तो नहीं होता। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अब कोई राजा है बड़ा बलवान, कॉन्फिडेंट कि ये किसका घोड़ा दिख रहा है भाई, किसका घोड़ा है ये, तो कोई उसका सैनिक बताएगा महाराज जी वो उन्होंने छोड़ा है, वो जो जो राजा है ना उस राज्य के, उन्होंने घोड़ा को छोड़ा हुआ है भाई, वो अश्वमेध सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो घोड़े को छोड़ा हुआ है, अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको फाइट करना पड़ेगा, तो देख लो अगर आप में इतनी पावर है तो भाई आप जानो। तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे में पावर है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आराम से लड़ सकता हूँ, पकड़ो इनके घोड़े को।
अब अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता था, पकड़ लेता था, अपनी सीमा में देखा कि भाई घोड़ा दिख रहा है और उसको पकड़ लिया, तो उस राजा को भाई दूसरे राजा से जिसका वो घोड़ा है, जैसे मैंने छोड़ा ना, मैंने कहा मैंने अपना घोड़ा को दौड़ने के लिए छोड़ा है कि भाई जाओ, तो मुझसे फाइट करेगा आके, है ना। जिस राजा ने रोका और जिस भी राजा ने रोका वो आके मुझसे फाइट करेगा, ठीक है। अगर उसको भाई खुद में बहुत ज्यादा भरोसा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं डरने वाला, मैं तो घोड़े को रोकूंगा, फाइट करूंगा, तो वो फाइट करते थे। अब इन केस ये तो फाइट करने वाले हिम्मत वाले, अब तब क्या होगा जब कोई बोलेंगे नहीं नहीं भैया हम में नहीं है हिम्मत, हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जाके उन राजा से लड़े, जाने दो इनके घोड़े को जाने दो। तब क्या होता था, तो इफ दे अलाउ, अगर कोई राजा द हॉर्स टू पास, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अब अंडरस्टूड है भाई, जो इनकी चीज को हाथ नहीं लगा रहा है कि भाई मैं नहीं, इनके घोड़े को जान दो जहाँ घूम रहा है, जहाँ जाना है, चाहे उसको तालाब में जाना है घूम कर आना है, भाई गार्डन में घूम कर आना है, आने दो, मैं नहीं छेड़ूंगा, जान दो, क्रॉस करने दो। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि मैं उसने राजा ने मान लिया कि भाई नहीं, उस राजा से मैं लड़ाई नहीं कर सकता और वो राजा के अंडर मैं रहूंगा, मतलब उनके सामने मैंने मतलब घुटने टेक दिए, मैं क्योंकि घोड़े को रोक नहीं रहा हूँ, घोड़े को नहीं रोक रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कोई फाइट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं कोई फाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई बैटल वॉर नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स हाँ मैं नतमस्तक हूँ, मैं आपके अंडर, अब ये जो घोड़ा मेरी सीमा से दौड़ा, दैट मीन्स अब मैं आपके अंडर हूँ और आप मुझसे पावरफुल राजा है। आया समझ में, ऐसा होता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमने पढ़ा था, हुआ, याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा था। जिसने रोका भाई युद्ध करे, जिसने जाने दिया मतलब वो हार मान लिया, उसने बेसिकली घुटने टेक लिए, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब सेक्रीफाइस हो रहा है, दैट मीन्स पूजा अर्चना हो रही, भाई उसमें जो है मंत्र वगैरह होंगे, यज्ञ होगा, है ना, खूब सारे ओम इस तरीके का होगा, बहुत सी चीजें होंगी। तो अब ये चीज कौन करेगा, ये जो पूजा का काम करेगा कौन, भाई ब्राह्मण करेगा। हमारे यहाँ कुछ भी कथा पूजा होती तो कौन करते, भाई ब्राह्मण लोग करते, तो ब्राह्मण करेंगे। कैसे ब्राह्मण रहेंगे, जब वो इतनी इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस परफॉर्म करा रहे हैं, जिसमें राजा भाई परफॉर्म करवा रहा है सेक्रीफाइस भाई मेरे लिए, तो यानी कोई ट्रेन प्रीस्ट नहीं होंगे भाई, जो अच्छे, जिनको पता होगा क्या भाई मंत्र जाप करना है, कैसे कराना है, तो वो ट्रेन प्रीस्ट क्या कराते थे भाई, आप सेक्रीफाइस कराते थे, पूजा वगैरह कराते थे। अब इनको बदले में क्या मिलता था, अच्छे खासे गिफ्ट्स मिलते थे, मिलेगा ना, काम कर रहे हैं तो उनको गिफ्ट मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था राजा की तरफ से। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him to show respect. Obviously, अब जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म करा रहा है, जिसने घोड़े को छोड़ा हुआ था, इसका मतलब वो क्या है, वो पावरफुल है। जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करा रहा है वो राजा कैसा माना जाता था, बहुत ज्यादा पावरफुल, दमदार, ब्रेव, ठीक है। और जो बाकी राजा जिन्होंने हार मान ली, जिन्होंने बोला कि नहीं घोड़े को जान दो भाई, पास करने दो घोड़े को, दैट मीन्स वो उनकी रिस्पेक्ट में क्या करते थे, वो भी सेक्रीफाइस को देखने के लिए आते थे। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे हमने देखा था ना कि क्या रहते हैं, एज अ मतलब कह लीजिए एज एन ऑडियंस, मतलब स्पेक्टेटर्स, बस दर्शक की तरह भाई देखते हैं सेक्रीफाइस हो रहा है। राजा के साथ राजा की फैमिली मेंबर्स, जैसे उसकी बीवियां हो गई, है ना, खूब सारी बीवियां, वाइफ्स रहती थी राजा की, खूब सारी शादी करते थे, बच्चे रहते थे, बेटे स्पेशली बेटे या बीवियां क्या करती थी साथ में भाई, वाइफ्स वो भी जो छोटे मोटे जो रिचुअल में वो भी हाथ बटाती थी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था जो वैश्य या वैश्य समाज के लोग हैं वो भी गिफ्ट्स लाते थे, बट शूद्र जो थे उनको बाहर करके रखा था, एक्सक्लूडेड थे इन सारी रिचुअल से, छुआछूत करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो ये था भाई हमारा अश्वमेध के बारे में। क्लियर हुआ, मजा आया ना, बहुत बढ़िया, सही है। ऐसे ही मतलब घोड़े दौड़ाओ और रूलर बन जाओ, रोका तो ठीक, जिसने नहीं रोका तो बढ़िया है, जाने दो आगे। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वज्जी, वज्जी के बारे में बताना है। वज्जी क्या था, महाजनपद था। वज्जी की अच्छा कैपिटल याद है क्या थी, मैंने कुछ बताया था, वी करके, वी से ही थी, बताओ, वी किसी लड़की का नाम भी है, वो क्या रहता है, वैशाली। क्या कैपिटल थी वज्जी की, वैशाली। वज्जी के बारे में बताना है। जहाँ पे गवर्नमेंट कैसी थी, किस फॉर्म की गवर्नमेंट थी, वो लोग संघ और क्या गण, इस तरीके से बनाते थे गवर्नमेंट। असेंबलीज होती थी, असेंबलीज में राजा आते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। उन असेंबलीज में कौन कौन अलाउड नहीं था, अच्छा कौन सी 3 कैटेगरीज, उसमें से 2 ही बता दो, चलो कौन से 2 लोग थे जो इन असेंबलीज में अलाउड नहीं थे, बताओ कौन से 2 लोग थे, याद करो, याद आ रहा है कौन से 2 लोग थे। वुमेन थी, दास थे, दासास स्लेव, और कामकार्स, ठीक है। बाकी अच्छे से जो वज्जी के बारे में है जरा देखते हैं। While Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar,
कहाँ है वैशाली? क्या बोलते हैं आप? बिहार बोलते हैं। कितना अच्छा नाम है ना, हम बिहार बिहार बोलते हैं, वैशाली बताओ क्या शानदार नाम। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज संघ। संघ टाइप की इनकी गवर्नमेंट थी। कैसी थी? संघ, और गण भी बोलते थे। क्या बोलते थे? गणा और संघ भी बोला जाता था। There were not one but many rulers and each one was known as राजा। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही रूल कर रहा है, एक ही राजा, बहुत सारे राजा थे, many rulers थे, ठीक है, और हर किसी को राजा कहा जाता था, है ना। रूलर्स हैं, रूल कर रहे हैं, दैट मीन्स राजा हैं आप। These राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। कुछ भी रिचुअल्स होती थी, जैसे सेक्रीफाइस हम कह रहे हैं ना, कुछ भी भाई ऐसे रीति रिवाज की चीजें हो रही हैं, साथ में मिलके परफॉर्म करते थे, ठीक है। They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate। वो ये भाई मिलते थे, अब राजा मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कोई कुछ अपनी ओपिनियन दे रहा होगा, दूसरा राजा उसके अगेंस्ट होगा, तो भाई डिबेट हो रहा होगा, वो अपनी ओपिनियन दे रहा होगा, क्लैश हो रहा होगा बातों में भाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, लोगों के पीपल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, जो भी, या बैटल से रिलेटेड हो कि कोई राजा अटैक कर रहा है तो उससे कैसे बचना है, क्या करें, कैसे प्रोटेक्ट करें जनता को, क्या हमें अपने नई भाई अप्रोच अपनानी चाहिए, तो जो भी डिस्कशन डिबेट होता था इन असेंबलीज में, तो सारे राजा क्या करते थे? यहाँ पे मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे if they were attacked by an enemy they met to discuss what should be done to meet the threat। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर उन्हें लग रहा है कि भाई कोई दुश्मन है, दुश्मन राज्य हम पे हमला कर रहा है, अब दुश्मन राज्य हम पे हमला कर रहा है, तो डिस्कस करेंगे, आओ मिलो जरा, देखें क्या कैसे बचाना है, क्या करना है। तो जो हमें डर लग रहा है, जो थ्रेट आ रहा है, मतलब जो बेसिकली डर भी नहीं बोलेंगे, जो हमें बचना है, जो कभी भी खतरा है, बेसिकली जो खतरा आ रहा है, तो खतरे से कैसे बचे, कैसे राजा के अटैक से बचना है, जो दुश्मन राजा अटैक कर रहा है तो क्या करे, तो ये डिस्कशन होता था। However, women, dasas and kamakars could not participate in these assemblies। कौन कौन जो है इन असेंबलीज में जो डिस्कशन चल रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, वुमेन हो गई, दास हो गए और कामकर्स, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इन असेंबलीज में। क्लियर हुआ? वज्जी के बारे में इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गण संघ बनते थे, एक नहीं बहुत सारे रूलर्स होते थे जिनको राजा कहा जाता था। राजा क्या करते थे? साथ में मिलकर रिचुअल परफॉर्म करते थे, असेंबलीज करते थे जिसमें डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, कुछ भी वॉर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा वॉर का, ठीक है। कौन सी 3 कैटेगरीज इंक्लूडेड नहीं थी? वुमेन, दास और कामकर्स। क्लियर हुआ? आया समझ में? राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंक्वेयर द संघस। अब जो पावरफुल किंगडम के राजा रहते थे, अच्छा भाई जब राजा पावरफुल है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, अच्छी खासी आर्मी है, पता है बहुत बढ़िया ब्रेव आर्मी है मेरे पास, बड़ी आर्मी, तो क्या चाहता है वो? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपनाना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीतूँ और अपना एरिया एक्सपांड करूँ। यही रहता है, डिज़ायर रहती है भाई सबकी। हर कोई चाहता है ना कि अगर अपनी प्लेट में, मैंने बताया ना छोले कुलचे, तो छोले भटूरे भी चाहिए, मैं जैसे कि बता चुकी थी। तो नेवरदीलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Ganas और संघ were conquered by the गुप्त रूलर्स। ये चीज़ें चलती रही ऐसी कि एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं भाई, संघ गण को जीत रहे हैं, तो ये कब तक रहा भाई? ये 1500 सालों तक लगभग पहले ये चीज़ें रहीं। उसके बाद ये चीज़ कब, जैसे गण और संघ जो लास्ट था, उसको किसने कैप्चर करा, उसको किसने कंक्वायर करा? भाई गुप्त रूलर्स ने। ये गुप्त कौन है? गुप्त एम्पायर बहुत ही अच्छा फ्लोरिश्ड फेमस एम्पायर था, बहुत ही अच्छा। इसमें इस टाइम पे ना काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई थी, वो देखेंगे आने वाले टाइम पे। गुप्त एम्पायर को कंफ्यूज मत होना मौर्य एम्पायर के साथ। देखो चंद्रगुप्त को सोच के, मैं अगर अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस लूँ, जब मैं पढ़ती थी तो हो जाता था कि चंद्रगुप्त यानी गुप्त एम्पायर, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्यन एम्पायर अलग है, ये गुप्त एम्पायर अलग है, ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त वगैरह है और भी है। तो ये गुप्त एम्पायर, ये रूलर आए थे, तो इन्होंने लास्ट संघ और गना, ये जो था, इसको कॉन्क्वायर कर लिया था, जीत लिया था। क्लियर हुआ? ये हमने क्या देखा? वज्जी के बारे में। किसके बारे में देखा भाई? वज्जी महाजनपद के बारे में समझा। आगे बढ़े, चल। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मगध। अब हमें मगध एम्पायर के बारे में बताना है। मगध क्या है? महाजनपद। मगध की तारीफ में तो जितना कहो कम है, बहुत एक से एक बढ़कर रूलर रहे भाई इसमें, ठीक है। चैप्टर में तो हमें सिर्फ अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्म, नंद बताएं, बट अगर बात के टाइम में देखें तो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद फेमस, वेरी फेमस अशोका थे।
वही थे जो लास्ट इतने ज़्यादा इनमें, मतलब अगर मॉडर्न एम्पायर की बात की जाए, मगध के जो रूलर है वही काफ़ी ज़्यादा मतलब रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखो हर चीज़ पीक पे आती है ना, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, फिर दूसरी नई चीज़ आती है। अगर एक चीज़ का अंत नहीं होगा तो दूसरी चीज़ का आरंभ नहीं होगा, शुरू नहीं होगी, तो वो तो होता ही है। तो चैप्टर वाइज देखें तो हमारे इसमें 2-3 राजाओं का डिस्कशन है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छी बात क्या थी मगध की, भाई पावरफुल क्यों था इतना ज़्यादा, इसीलिए था कि बड़ी फेमस नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो यहाँ से बहती थी, जैसे सोन हो गई, गंगा हो गई। अब नदी बह रही है तो नदी के आसपास भाई जो लैंड है कैसा है, फर्टाइल लैंड रहेगा, क्रॉप्स वगैरह के लिए बढ़िया, पेड़ पौधों के लिए बढ़िया, जंगल भी थे, जंगल से वुड मिलता था, वुड से सामान वगैरह जो भी बनाते थे, ठीक है। आयरन और माइंस भी थी। अब आयरन और माइंस किस काम आ रही है, अब वॉर में क्या यूज होता है, वॉर में हथियार यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स टूल्स यूज होते हैं, तो वो बनाने के लिए बड़ा आसान, ठीक है। अब लैंड फर्टाइल है, इतनी सारी चीजें बढ़िया हैं, तो इसलिए भी एम्पायर कैसा था, बहुत ज्यादा फ्लोरिश था। बाकी देखते हैं आगे। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, मतलब लगभग 200 सालों के अंदर अंदर मगध क्या बन गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया था, ठीक है। अच्छी बात है। देखो लोकेशन का भी बहुत फायदा होता है, हम बोलते ना अरे घर लेना है तो लोकेशन देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छी लोकेशन तो अच्छा लगता है। लोकेशन का बहुत फायदा होता है कि यहाँ से पास में मार्केट मिल जाए, यहाँ से पास में स्कूल भी हो जाए, कभी हॉस्पिटल भाई अर्जेंट मतलब बेसिस पे हॉस्पिटल भी आसपास हो, मार्केट सब कुछ मतलब पास पास रहे, स्टेशन या एयरपोर्ट भी पास रहे, तो हम लोकेशन वाइज नहीं घर खरीदते। तो ऐसे ही अब कोई एरिया है, कोई राज्य है जिसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, जंगल है, पानी है, सब कुछ बढ़िया है, आयरन और माइंस है, तो क्या चाहिए, फ्लोरिश राज। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, भाई बहुत ही फेमस रिवर और इंपॉर्टेंट रिवर गंगा और सोन रिवर यहाँ से बहती थी मगध से, जो किस लिए इंपॉर्टेंट थी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए, सामान ले जाना है कुछ भी, वाटर सप्लाई बड़ा अच्छा, पानी भाई नदियाँ बह रही है तो पानी की सप्लाई बढ़िया, लैंड फर्टिलिटी के लिए बढ़िया, मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए, मतलब लैंड और मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए बहुत बढ़िया, उपजाऊ लैंड रहता था। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टर, काफी पार्ट्स जो मगध के कैसे थे, जंगलात एरिया थे, जंगल थे, जंगल है, जंगल से क्या मिलेगा, जंगल से जानवर, एलिफेंट मिलते थे, तो एलिफेंट आर्मीज में यूज होते थे, ठीक है। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, जो भाई एलिफेंट रहते थे उनको पकड़ा जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था और आर्मी में भर्ती किया जाता था, है ना, जो भाई सेना है वो यूज करते थे एलिफेंट्स को। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स, अब जो घर है, मतलब जो वुड है, सॉरी लकड़ी है, वो किस लिए यूज होती थी, घर वगैरह बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट्स रथ वगैरह बनाने के लिए। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons, जो किस लिए यूज होती थी, that could be tapped to make strong tools and weapons। अब युद्ध है, लड़ाई होती, कुछ भी होता है तो टूल्स चाहिए होते हैं हमें, अच्छे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार चाहिए होते हैं, तो जब आयरन और माइंस अपने एरिया में तो और क्या चाहिए, वेपन्स बन रहे हैं, बढ़िया खूब सारे वेपन्स रहते थे। क्लियर हुआ क्यों मगध भाई इतना ज़्यादा खास था और क्या है मगध के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी हमने रीड किया। क्लियर हुआ। चल, मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, मगध के भाई 2 बहुत पावरफुल रूलर्स थे, कौन से, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मींस टू कंक्वेयर अदर जनपद्स। अब भाई पावरफुल रूलर, मैंने बताया ना जब रूलर पावरफुल है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्पायर को बड़ा करना, तो क्या चाहते थे, हर पूरी कोशिश करते थे जनपद को, जो और भी जनपद हैं उनको जीतना। महापद्मनंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, एक महापद्मनंद थे, वो भी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे, जिन्होंने भाई नॉर्थ वेस्ट पार्ट को धीरे धीरे मतलब सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक अपना एरिया को एक्सपांड करा, तो भाई इंपॉर्टेंट है। राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर, जो कहाँ है, बिहार, वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर, जो क्या है भाई जो प्रेजेंट डे राजगीर में है बिहार में, वो क्या है, उसको मगध को सेवरल ईयर्स के लिए उन्होंने क्या करा, बनी रही, ठीक है। पहली क्या थी, राजगीर, राजगीर, फिर बिहार, सेकंड थी बिहार, ठीक है, सेकंड थी भाई बिहार, वो हम बोल रहे हैं वो उसको क्या कर रखा था, सेवरल ईयर्स तक भाई कंक्वायर करके रखा था। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना, जो फिर बाद में कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई, रुको मैं ना बिहार वज्जी उसके इसमें कंफ्यूज हो गई, रुको, राजगीर कहाँ है भाई, बिहार में है, बिहार में, सेकंड पाटलिपुत्र पटना, सॉरी पहली राजगीर में है बिहार, मेरा माइंड थोड़ा सा हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। और सेकंड क्या है भाई, कहाँ थी, पाटलिपुत्र पटना में, पहली राजगीर में, फिर धीरे धीरे शिफ्ट कर दी इन्होंने कहाँ पे, पाटलिपुत्र पटना में। क्लियर हुआ।
कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? मगध के बारे में। ये रहा भाई हमारा मगध। कहाँ दिख रहा है हमारा मगध? ये रहा, ठीक है, ये राजगृह। क्लियर? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं मगध के बारे में। इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर महापद्मनंद। पहली कैपिटल थी राजगृह, राजगृह बिहार में। सेकंड थी पाटलिपुत्र, पटना में। ठीक है, चलो भाई। सो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, लाइक का बटन दबा ही दो और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, मैंने बहुत ही आराम से पेशेंटली आपको समझाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हिस्ट्री है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रटना है, नहीं नहीं, रटना नहीं है, समझना है, चीज़ों को लिंक बना के चलना है, समझना है। इसीलिए मैं पहले खुद बताती हूँ, उसके बाद आंसर को आपके सामने दिखाती हूँ। ठीक है, इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।